ट्रंप प्रशासन ने इस्लामिक रिपब्लिक को खामने के अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। तो जब तक बातचीत रुकी हुई है, चलिए सुनते हैं कि असल में शासन क्या कह रहा है। सर्वशक्तिमान बनने के लिए हत्या, मार अमीगो, मार अमीगो, मार अमीगो। हंसी के कोश इमामे मदद क्यों नहीं मारते? ये हमारी बेइज्जती है। अगर कातिल को फासले पर नहीं मारेंगे तो तेरी कसम कत्ल का गुनाह हमारे सिर होगा। खुदा की ताकत से वरामिन 15 मई की क्रांति का जनक है और उसकी बहादुर महिलाओं ने फैसला किया कि इंशाअल्लाह जो भी ट्रंप या नेतन्याहू को मारेगा उसके लिए एक इनाम रखा जाएगा। ये इनाम वरामिन के मर्दों और औरतों की तरफ से 100 किलो सोना है। 100 किलो सोना, 7 किलो। इंशाअल्लाह जल्दी ही ये खबर ईरान के लोगों के लिए आए कि ट्रंप या नेतन्याहू मारे गए हैं। तो आपने सुना, नेतन्याहू या ट्रंप को मारने वाले को 100 किलो सोना मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इनका रवैया वाकई बहुत बदल गया है। मुझे पता है कि हमारे पास मोहम्मद गालिबाफ का भी एक क्लिप है, जो इस समय मुख्य वार्ताकार और इस्लामिक रिपब्लिक की संसद के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने दी जा रही कथित रियायतों पर ये कहा। हमारे इमाम और कुद्स की आज़ादी ही हमारी आज़ादी है। हम किसी भी हालत में बमबारी या नुकसान वाली साइट्स तक पहुंच की इजाज़त नहीं देंगे। ये हमारे कानून के खिलाफ है। हमने इज्जत के साथ काम किया है। खुदा की कसम, ये अमेरिका की हार का सबूत है। अमेरिका की हार का सबूत। तो ये रहा इस्लामिक रिपब्लिक के मुख्य वार्ताकार के मुंह से। हालात वाकई अच्छे नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पे उस बात का इनकार है जो अमेरिका ने खुलकर कही थी कि वे इन वार्ताकारों को अंदर आने देंगे। अंतिम संस्कार में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगना दिखाता है कि वार्ताओं में अमेरिका के हालात अच्छे नहीं हैं। बेलामी, अब तक जो हमने देखा है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? माफ कीजिए, अभी के हालात में मुझे किसी भी समझदारी की उम्मीद नहीं रही है, और मुझे लगता है कि प्रशासन ने जिस तरह से इसे संभाला है उसे देखकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन साथ ही जब बात ईरान की आती है तो बातचीत शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही है ना? इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आखिर हम आतंकवादियों से बातचीत नहीं करते वाली बात का क्या हुआ? नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जनवरी में क्या हुआ था। आपने लोगों से सड़कों पर उतरने को कहा और फिर उनका नरसंहार कर दिया गया। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। और फिर अंतिम संस्कार के लिए मुझे भव्य तामझाम पसंद है, लेकिन अब आप आम नागरिकों को, जो शासन के भी खिलाफ हैं, अंतिम संस्कार में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर कुछ भी होता है तो दिखावे के लिहाज से यही लगेगा कि इजराइल ने ईरानियों को मार दिया। सब कुछ इजराइल की गलती थी, सब कुछ अमेरिका की गलती थी। तो दिखावे के हिसाब से ये कमाल था। जो मुझे पसंद है और मैं कहने से नहीं हिचकूंगी, वो ये कि उन्हें अंतिम संस्कार पर ही परमाणु हमला कर देना चाहिए था। लेकिन ये मेरी राय है, ये असहज है। मुझे ल्यूक के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ लक्षित हवाई हमलों से कोई आपत्ति नहीं होगी, कम से कम उनमें से कुछ खास लोगों पर। कम से कम लक्षित। हाँ, क्योंकि अगर आप करते हैं तो भी बुरा है, नहीं करते हैं तो भी बुरा है, और इस समय भी बाकी सब चीजों के लिए हमें ही दोषी ठहराया जाएगा। तो अगर आप सब आने ही वाले थे, मेरा मतलब है थोड़ा और गहरा पानी होता तो अच्छा होता। हाँ, मुझे उन लोगों के लिए एक और बीपर वाली स्थिति से आपत्ति नहीं जिनको हमने देखा था। हूथियों के इस जनाजे के जुलूस में पहुंचने का फुटेज भी था। वे अमेरिका की मौत हो के नारे लगाते पहुंचे। मेरा मतलब है, अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर इतने दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार का थीम अमेरिका की मौत हो है। किसी को आपको बेवकूफ ना बनाने दे। उन्होंने ये जानबूझकर किया है, इसमें शक नहीं। वे सच में प्रतीकों में विश्वास करते हैं। अमेरिकी और पश्चिमी लोग कहते हैं कि इसका सच में कोई मतलब नहीं है, कि वे जो कहते हैं उसका सचमुच वही मतलब नहीं होता। आप जानते हैं, इजराइल और अमेरिका की मौत, हम ट्रंप को मारेंगे, नेतन्याहू का सिर लाने पर 100 किलो सोना मिलेगा, ये मजाक नहीं है। वे ये सब पल में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब भी पश्चिमी लोग यह नहीं समझते कि वे सच में यही चाहते हैं। अगर चाहें तो यह उनकी स्वतंत्रता की घोषणा है। वे जो कहते हैं उसका यही मतलब है, और हमें उनकी बातों को गंभीरता से लेना होगा।
दुर्भाग्यवश पश्चिम में भी कई नेता ऐसा करते हैं। इसके कई कारण हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति इन सभी उकसावे की बातों को कम करके आंक रहे हैं। ये स्पष्ट, आप जानते हैं, उनकी हत्या के खुले आह्वान। मेरे लिए ये सब देखना, खासकर अंतिम संस्कार के दृश्य, वाकई पागलपन जैसा है। ये सब कुछ इतना खुल्लम खुल्ला, इतना स्पष्ट और निराशाजनक है कि लोग चीजों को उनके असली नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं कर रहे। लेकिन आप जानती हैं, हमने कुछ मेहमानों को भी देखा। हालांकि मैं कहूंगी कि ज्यादा हाई प्रोफाइल मेहमान वहां नहीं थे। कई राज्यों से डी लिस्ट और सी लिस्ट के राजनीतिक और राजनेट लोग वहां मौजूद थे। और हाँ, हमने इस अंतिम संस्कार में कई आतंकवादी प्रतिनिधियों को भी देखा। तुर्कू, अब तक जो हमने देखा है उस हिसाब से आप इस अंतिम संस्कार के बारे में क्या सोचती हैं? जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि ईरान ने बदले और प्रचार की ताकत दिखाने के लिए वार्ताओं से 1 हफ्ते का विराम लिया है। हाँ बिल्कुल, ट्रंप के सिर पर इनाम रख दिया। और साथ ही जो हमने देखा, उन्होंने हर देश का स्वागत कुरान की आयतों के साथ किया। और तुर्की और सऊदी अरब को वाकई में बहुत बुरी आयतें मिली। वो आयतें वो तुर्की या सऊदी अरब को सहयोगी नहीं बता रही थी। उनका मतलब था कि उन्होंने दुश्मन के साथ सहयोग किया और तालिबान को सबसे अच्छे शब्द मिले और उन्हें सहयोगी कहा गया। उन्हें सहयोगी के रूप में स्वागत किया गया। तो वे तालिबान का अपने सहयोगी के रूप में स्वागत करते हैं। वे कहते हैं तुर्की और सऊदी अरब, क्योंकि वे सुन्नी हैं। सुन्नी, मुझे लगता है जब तक हम अपने सैनिकों की कुर्बानी इस हुकूमत के लिए नहीं देते, हम उनके लिए काफी मुसलमान नहीं हैं। सही है। तो मुझे लगता है कि ये बस एक मजाक था, ये जनाजा। और मुझे नहीं पता ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये बातचीत क्या है। असल में ये कोई बातचीत नहीं है, ये तो बस ईरान के लिए समय मांगने का तरीका है ताकि वो अपनी ताकत फिर से बना सके और पलटवार कर सके। वो ये बात कई महीनों से कह रहे हैं, जब से दिसंबर में विरोध शुरू हुआ था। हमें आपका ठीक से परिचय कराने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुर्कू आफजी, जो तुर्की शोधकर्ता और यहाँ इजराइल में छात्रा हैं, उन्हें तुर्की सरकार ने निशाना बनाया है। तो आपके पास इन अच्छे लोगों से निपटने का अनुभव है जिन्हें हम अंतिम संस्कार में देख रहे हैं। लेकिन बेलामी, मैं फिर से बातचीत के मुद्दे पर लौटना चाहती हूँ। हम क्या कर रहे हैं? जैसे अगर गालियेव खुद साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि वे किसी भी तरह की जांच की अनुमति देंगे, तो हम किस बात पर बातचीत कर रहे हैं? क्या शुरुआत में ये सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही नहीं होना था? हाँ, लेकिन साथ ही मैं वापस जाना चाहती हूँ कि ट्रंप ने जो कुछ हो रहा था और जो भड़काया जा रहा था, उसे कैसे कम करके दिखाया, जैसा कि है, क्योंकि उन्हें कई बार निशाना बनाया गया है। ये हमेशा लड़ाई की बात रही और उनके लिए सोने पर सुहागा जैसा बन गया, लगभग जैसे उनका मसीहा वाला पल और खून बहता हुआ हवा में मुट्ठी उठाना वाकई में कुछ बहुत प्रभावशाली था। लेकिन अगर हिजबुल्लाह की ओर से उन पर फिर से हमला हो जाए या कुछ ऐसा ही हो और हम उसे छोटा करके दिखाएं, तो उन्हें कैसा लगेगा? तब नागरिकों के तौर पर ये कैसे लगेगा? क्या हम कम देशभक्त दिखेंगे? क्या हम ऐसे लगेंगे जैसे अब हम आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हैं? वो इसे कैसे लेंगे? लेकिन अब जब हम फिर से बातचीत की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये शब्द बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं। आगे बढ़ते हुए शुरुआत में ही कुछ स्पष्ट घोषित होना चाहिए। वो कुछ नहीं कह रहे, बस वक्त खींच रहे हैं। मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं और कई चीजें चल रही हैं। और जहां तक उनके समर्थकों की बात है, उनके समर्थक उनसे खुश नहीं हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि पहले ही वामपंथियों के साथ क्या हुआ है, वैसे ही दाईं ओर भी लोग वास्तव में इजराइल के खिलाफ हैं। और ये पूरी रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जो लोग वाकई मायने रखते हैं और जिनके पास काफी पैसा है, वो इजराइल से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। वो इजराइल से बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहते। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन अब वे कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। आप बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? लेकिन अमेरिका क्या है अगर वो सबसे शक्तिशाली देश के लिए खतरे के समय डटकर खड़ा नहीं हो सकता? अगर आप ये नहीं दिखा सकते कि किसी को निशाना बनाना, चाहे शब्दों से ही क्यों ना हो, कितना गंभीर है, तो मैं एक अमेरिकी नागरिक के रूप में सुरक्षित महसूस नहीं करती। हाँ, मेरा मतलब है आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि ट्रंप की टिप्पणियां देखकर मैंने भी सोचा कि ये अमेरिकियों को क्या संदेश देती हैं। इजराइल को छोड़ दें, आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। ये अमेरिका के बाकी सभी सहयोगियों और दुनिया के हर छोटे लोकतंत्र को क्या संदेश देता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लामिक रिपब्लिक क्या करती है। रूस, चीन या उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही देशों के करने से फर्क नहीं पड़ता।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो स्वतंत्र दुनिया के नेता हैं कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरी दुनिया को भ्रमित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि सब कुछ ठीक है, जबकि साफ तौर पर कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, शायद ये मिड टर्म्स की वजह से हो सकता है। मुझे पता है कि अगर वो हाउस और सेनेट हार जाते हैं तो उनके एजेंडा के हिसाब से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मतलब है वो नवंबर तक नहीं है, अभी बहुत समय है। इस्लामिक रिपब्लिक में जितना समय बीतता है उतने ही ज्यादा लोग मरते हैं। हर दिन ईरानी मारे जा रहे हैं। शोशाना, आपकी क्या राय है? इन वार्ताओं में क्या चल रहा है? उद्देश्य क्या है? तो मुझे लगता है आपने बहुत दिलचस्प बात कही, और वो ये है कि जब हम ईरानी खतरे को कम करके आते हैं तो ये सिर्फ शासन के बारे में नहीं है, है ना? जब हम काम करके आते हैं, आप जानते हैं, जब हम सीधे तौर पर जवाब नहीं देते, जैसे कि उन्होंने उनकी हत्या करवाने की कोशिश की, यही तो उन्होंने किया है ना? हाँ। तो जब आप जवाब नहीं देते तो आप दो काम कर रहे होते हैं। पहला, आप खुद को कम आंक रहे होते हैं, लेकिन साथ ही आप उस खतरे को भी कम आंक रहे होते हैं जो वे पैदा करते हैं। मुझे लगता है ये हमेशा से होता आया है। अगर लोग नहीं समझते कि ईरानी शासन आतंकवाद में अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए खुद और अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवाद करने में दुनिया में सबसे आगे है, तो फिर हम यहाँ क्या जीतने वाले हैं? मेरे लिए तो ये बातचीत लगभग एक द्वितीयक चीज है, क्योंकि जब आप इसे छोटा करके दिखाते हैं तो आप, जैसे आपने कहा, मेरी हैसियत को ट्रम्प के रूप में और उनकी दुनिया के लिए जो धमकी है उसे भी कम करके दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप दोहरी गलती कर रहे हैं। और फिर ये जो बातचीत है, इस वक्त तो मुझे नहीं पता कि ट्रम्प के पास कोई छुपा हुआ दाम है या उनकी क्या योजनाएं हैं, या उनके पास कोई योजना है भी या नहीं, या फिर ये सब बदलने वाला है। लेकिन मैं जानती हूं कि अभी के लिए ट्रम्प को गंभीरता से न लेना और ऐसे प्रतिक्रिया न देना मानो वे सचमुच एक वास्तविक खतरा हो, ये बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि यही एक बड़ी समस्या है। जैसा हम जानते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ने पहले कई उल्लंघन किए हैं और हम इस तरह की बदले की कार्रवाई देखते हैं, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक किसी जहाज पर बम गिरा देती है और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका शासन के किसी छोटे से ठिकाने पर बम गिरा देता है। फिर हम सुनते हैं कि ये अनुपातिक प्रतिक्रिया थी। आखिर अनुपातिकता को लेकर इतनी दीवानगी क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसके अर्थ को लेकर नहीं, बल्कि इस सोच को लेकर कि दुश्मन को हराया ही नहीं जा सकता। मैं वेस्ट विंग के उस पुराने क्लिप को याद करती हूँ जिसमें कहा गया था, दुश्मनों के साथ बस आनुपातिक जवाब नहीं देना चाहिए, उन्हें हराना चाहिए। अब तो ऐसा लगता है कि हम ये कर ही नहीं सकते। बुनियादी चीजों पर भी इतना विवाद है। तुर्गुत, इन वार्ताओं पर तुम्हारा क्या विचार है? मुझे लगता है आप जानती हैं, मैंने वार्ताओं को फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। जैसे शुरुआत से ही, यहाँ तक कि युद्ध शुरू होने से पहले भी हमें पता था कि ये बेकार है। ईरान वैसे भी उन समझौतों का पालन नहीं करेगा जिन पर वे हस्ताक्षर करेंगे, और यही बात वे अपने राज्य टीवी पर, अंतर्राष्ट्रीय टीवी पर भी घोषित करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ट्रम्प उन पर क्यों और कैसे भरोसा करते हैं और ये सब होने देते हैं। मुझे लगता है हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हम क्या देखने वाले हैं। ये जरूर एक देरी करने की रणनीति है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता और क्या। संभव है अब वर्ल्ड कप पूरे अमेरिका में हो रहा है। हाँ, लोग इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और देख रहे हैं। सब कह रहे हैं, रुको, तुम सही हो, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैंने वर्ल्ड कप कुछ भी नहीं देखा। तो आप महिलाओं की उस छोटी संख्या में हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग टीवी देख रहे हैं। मेरे बच्चे कहते हैं मोरक्को और कनाडा खेल रहे हैं। मैं कहती हूँ तो क्या, ये मजेदार है। किससे फर्क पड़ता है? अभी दुनिया का ध्यान फुटबॉल और टेलर की शादी पर है। हाँ बिल्कुल, हम कैसे भूल सकते हैं। मैनहट्टन बंद करवा दिया। वैसे मैं टेलर की फैन हूँ। मैं भी, बस स्पष्ट कर दूं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने एक दिलचस्प बात उठाई कि ट्रम्प जिस तरह से शासन को पेश कर रहे हैं वो असलियत से भटका हुआ है। मैं तो इसे गैसलाइटिंग कहूंगी। यही चीज उन्होंने एक और देश के साथ भी कई बार की है, जिस पर मैं आज बात करना चाहती हूँ, और वो है टर्की, जो शायद आगे क्या होगा ये देखना बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अगला बड़ा मोर्चा, अगला बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। कम से कम जिस तरह से एर्दोआन, जो तानाशाह हैं, बात कर रहे हैं। तुर्कू, इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे पता है कि ट्रम्प ने तुर्की को फाइटर जेट्स बेचने के लिए कई तरह के बहाने बनाए हैं, जबकि पहले वे इससे बचते थे। ये बहुत चिंता की बात है। कांग्रेस के कई दक्षिणपंथी और वामपंथी सदस्य इस पर संदेह कर रहे हैं। ये अच्छा शासन नहीं है। इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? इसके अलावा ट्रम्प अपने हर भाषण में एर्दोआन की तारीफ करना नहीं छोड़ते। और अजीब भी है ना? क्यों? और मुझे लगता है कि एर्दोआन भी उन्हें खुश कर रहे हैं। उनके बीच कुछ समझौते हैं। जैसा कि आप जानती हैं, तुर्की ईरान के साथ युद्ध के दौरान भी अलग दिखा था। मुझे लगता है कि तुर्की ने वही किया जो ट्रम्प ने उनसे करने के लिए कहा, भले ही एर्दोआन कुछ और कहते हैं।
और मुझे लगता है कि तुर्की के अधिकारियों से जो हम देख रहे हैं वो अभी तुर्की के प्रचार से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे तुर्की को वाकई एक अलोकतांत्रिक देश में बदल रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में हम तीसरी दुनिया के मध्य पूर्वी देश बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है। वे अपनी प्रचार सामग्री दुनिया तक पहुंचाने में अधिक रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे ईरान की सरकार को मदद मिली, भले ही वे अपने ही लोगों को मारते हों और उनके हर तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इजराइल के खिलाफ थे। उन्हें पश्चिमी वामपंथियों से समर्थन मिला। मुझे लगता है वही चीज वे भी चाहते हैं। हम टीआरटी वर्ल्ड में देख रहे हैं कि वे तुर्की को एकमात्र नैतिक देश के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं जो सबसे अलग है। वो सरकारी राज्य प्रायोजित टीवी चैनल हैं, सही है? जब मैं तुर्की भाषा में टीआरटी देखती हूँ तो लगता है मैं ईरानी शासन का टीवी देख रही हूँ। वही प्रोपागेंडा है। और मैं सोचती हूँ तुर्की में अमेरिका और नेटो की मिलाकर 24 से ज्यादा सुविधाएं और बेस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम किसके पक्ष में हैं? और ये कैसी विदेश नीति है? मुझे लगता है कि तुर्की के पत्रकारों को सवाल पूछते समय यही करना चाहिए हमारे विदेश मंत्री से। उन्हें हमारी विदेश नीतियों के बारे में सवाल करना चाहिए। हम किसके पक्ष में हैं? हम क्या कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ एक प्रचार और आज की सरकार की छवि सुधारने जैसा है। ठीक है, आपने विदेश मंत्री का जिक्र किया, उनका नाम क्या है? हकान फिदान, तुर्की के विदेश मंत्री, जिन्होंने कुछ काफी विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। हमारे पास वास्तव में एक क्लिप है, चलिए देखते हैं। इजराइल तुर्की की समस्या नहीं है, ये सिर्फ हमारे राष्ट्रपति का मामला नहीं है। सिर्फ वे ही नहीं है जो इसे गलत कहते हैं, ये असली जर्मन से भी बेहतर है, जानते हैं, है ना? सुनिए। It's better than the original German, you know. बिल्कुल किसी ऐप की तरह लगता है। बिल्कुल किसी और की तरह। वही समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए पूरी मानवता को शामिल होना पड़ेगा। मेरा मतलब है ये साफ है कि बातें किस ओर जा रही हैं। मुझे ये दिलचस्प लगता है कि तुर्की का प्रतिनिधि दावा करता है कि तुर्की ने सबसे ज्यादा किया, यहाँ तक कि इजराइल के खिलाफ भी। जैसा आपने कहा, वे अब भी दोनों पक्षों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है ये तो नाजी जैसी बयानबाजी है। मुझे नहीं लगता कि तुर्की ने युद्ध में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार एर्दोआन सीधे जेडी वेंस के पास गए और कहा कि इस कोशिश को नाकाम करे। साथ ही कुर्दों को बुलाकर हथियार देने की भी कोशिश हो रही थी ताकि वे विद्रोह में शामिल हो। तुर्की ने साफ मना कर दिया, ऐसा मत करो। सच है या नहीं पता नहीं, जहां धुआं है वहां आग भी होती है, तो जरूर कुछ था। मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल चुप थे। नहीं लगता। नहीं चुप नहीं थे। मुझे लगता है आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक का समर्थन नहीं किया, क्योंकि अगर समर्थन करना होता तो करते। हाँ, मुझे लगता है डर यही था कि वो ऐसा करेंगे। तो हम खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने सिर्फ उसे नाकाम किया। मुझे लगता है हाँ। मुझे लगता है कि सबसे समझदारी वाली बात यह होगी कि साइप्रस के साइप्रियोट सही लोगों के साथ मिलकर गठबंधन करें, ताकि वे अपने देश के उत्तरी हिस्से को, जिसे तुर्क चला रहे हैं, वास्तव में उपनिवेश मुक्त कर सकें। उस पर कब्जा करना लोगों को एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली संदेश भेजेगा, जिनके साथ वे मेज पर बैठना चाहते हैं, जो कि वैश्विक आतंकवादी हैं। हाँ, मेरा मतलब है हमने फिर टर्की शासन के गुस्से को उकसाया, क्योंकि हमने अर्मेनियाई नरसंहार को स्वीकार किया है। भगवान ना करे हम उस जनसंहार को मान लें जो 100 साल से ज्यादा पहले हुआ था। लेकिन आप जानती हैं, तुर्की इस बारे में तब से बेहुदा व्यवहार करता आ रहा है जब से आधुनिक तुर्की राज्य अस्तित्व में आया है, और वे हमेशा से इसे नकारते और सबूत मिटाते आ रहे हैं। लेकिन हमने तुर्की शासन की तरफ से इस पर बहुत ज्यादा गुस्से या प्रतिक्रिया नहीं देखी है। हर बार जब भी किसी देश के साथ ऐसा होता है, वे कसम खाते हैं कि वे संबंध तोड़ लेंगे और अर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने के लिए परिणाम भुगतने होंगे, और एक हफ्ते बाद कोई इस बारे में बात भी नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि हमने इस बार इसे और जल्दी कर दिया। ये तो एक हफ्ते से भी कम में हो गया। हाँ, उन्होंने तुर्की का जिक्र नहीं किया, लेकिन अजरबैजान में ये मुद्दा चर्चा में रहता है, क्योंकि अजरबैजान इजराइल का एक तरह से सहयोगी है और वे बहुत आहत हो जाते हैं। मुझे भी अपने कुछ अजरबैजानी फॉलोअर्स से संदेश मिलते हैं। तुर्की में आर्मेनियाई नरसंहार एक संवेदनशील मुद्दा है। तुर्की में पली बड़ी होने के नाते मैं ये बताना चाहती हूँ, और यहाँ तक कि आप जानते हैं, आपको यह समझाने के लिए कि यह कितना संवेदनशील है, जब भी मैं नरसंहार शब्द कहती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है,
क्योंकि यह जैसे मना था। मुझे याद है फ्रांस इसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। मैं तब 6-7 साल की थी और सबने फ्रांसीसी उत्पाद खरीदना बंद कर दिया था और ये वाकई बहुत संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन इस बार सच में मैंने सारी तुर्की खबरें देखी और वे सच में, क्या वे इससे उबर गए? हाँ, बहुत दिलचस्प है। अच्छा, ये अच्छी बात है। मुझे पता है कि एक समय पर इसे अपराध भी माना जाता था, जैसे आप जनसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें ढील दी गई है। एर्दोगान जिस दिशा में जा रहे हैं को देखकर ये कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, देखना होगा। ठीक है, अब मैं हमारे लोकप्रिय सेगमेंट हीरोज और बदमाशों की ओर बढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम अपने बदमाशों से शुरू करेंगे जिनकी इस हफ्ते कोई कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में बदमाशों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन हम आपको शुरू करने देंगे। आपने हमें आज के बदमाशों वाले हिस्से की शुरुआत करने दी। तुर्कू, आपने किसे चुना है? मुझे नहीं लगता ये कोई हैरानी की बात है। ये मेरे देश के विदेश मंत्री हाकान फिदान हैं। एक बार फिर, जैसे वो हर हफ्ते करते हैं, उन्होंने इजराइल को धमकी दी। उन्होंने इजराइल के खिलाफ बातें कही। वो भूल जाते हैं कि तुर्की के लोग उनसे हमारी हजारों समस्याओं का हल चाहते हैं और वो सिर्फ उसी खतरे के बारे में बात करना चुनते हैं जो असल में है ही नहीं। उन्होंने 7 अक्टूबर से इजराइल को धमकी देकर इस संघर्ष की शुरुआत की थी। हर हफ्ते, हर शुक्रवार की नमाज के बाद वे इजराइल के विनाश का आह्वान करते हैं और फिर उन्होंने एक ऐसा संघर्ष जो था ही नहीं शुरू कर दिया। और वो भूल गए कि उन्होंने गाजा सीमा शांति योजना पर हस्ताक्षर किए थे, जो यह सुनिश्चित करती है इजराइल की सुरक्षा और गाजा से हमास को निरस्त करना। लेकिन अब मैं सच में बहुत उलझन में हूँ। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने ट्रंप के साथ बैठकर उस पर हस्ताक्षर किए थे। वे दोनों साथ बैठे थे और अविश्वसनीय, उन्होंने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुर्की लोग किस हाकान फिदान पर भरोसा करें। वो हाकान फिदान जो हर हफ्ते इजराइल को धमकी देता है, या वो हाकान फिदान जो इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और हमास को निरस्त करता है? अब हम हमास की मेजबानी कर रहे हैं, जो ठिकाना बनता जा रहा है और कोई सवाल नहीं कर रहा। विपक्षी नेता भी हाकान फिदान से सवाल नहीं पूछ रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमास मुस्लिम ब्रदरहुड का विस्तार है और मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना तुर्की गणराज्य और अतातुर्क की क्रांतियों से बदला लेने के लिए की गई थी, क्योंकि अतातुर्क ने जब एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया तो उन्होंने खिलाफत को समाप्त कर दिया था। इस संस्था के खत्म होने पर किसी अरब या मुस्लिम देश ने इसे फिर से स्थापित करने की सहमति नहीं दी, क्योंकि यह बेकार थी। और उस समय मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता हसन अल बन्ना मुस्लिम ब्रदरहुड का गठन धर्मनिरपेक्ष तुर्की गणराज्य से बदला लेने के लिए किया गया और आज वे तुर्की को अपना आधार बना रहे हैं और वे अपना बदला ले रहे हैं। हम लोकतांत्रिक आधुनिक तुर्की गणराज्य को खो रहे हैं। ये एक ऐसा देश बनता जा रहा है जैसा मुस्लिम ब्रदरहुड चाहेंगे और मुझे लगता है कि यही असली खतरा है। असली खतरा इजराइल नहीं है, वो कभी इजराइल था ही नहीं। और जब मैं मिडल ईस्ट आई या टीआरटी वर्ल्ड के नीचे इन पश्चिमी वामपंथियों की टिप्पणियां पढ़ती हूँ जो कभी कभी एर्दोआन की तारीफ करते हैं, तो मैं हैरान रह जाती हूँ, जैसे कि सचमुच उसके सभी प्रतिद्वंदी अभी जेल में हैं। हाँ, मैंने सोचा ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वो विरोध करता है या किसी और देश की संप्रभुता को धमकी देता है, क्या अब हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि आपको भी धमकी दी गई थी। हाँ, मैं बताना भूल गई थी, अब ये सामान्य हो गया है। आप बहुत डिमांड में हैं, किस मुसीबत में हैं? राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन का बार बार अपमान करने के लिए। ठीक है, कुलो बहुत अच्छा किया, तालियों की गड़गड़ाहट। ये सच में बड़ी उपलब्धि है। वाह। ठीक है, तो शाना, इस हफ्ते का तुम्हारा सबसे घटिया इंसान कौन है? खैर, अब एक बिखरते हुए देश से दूसरे बिखरते हुए देश की बात करते हैं। इस हफ्ते मैं डेमोक्रेटिक पार्टी को आड़े हाथ ले रही हूँ, क्योंकि उस पार्टी के भीतर जो बातचीत अब स्वीकार्य हो गई है उसमें यह माना जा रहा है कि यहूदी होना एक समस्या है। CNN पर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवारों की चर्चा में एक पैनलिस्ट ने कहा कि सेनेटर जॉन ओसॉफ शायद वो डेमोक्रेट हैं जो संतुलन बना सकते हैं, भले ही यहूदी हैं पर इजरायली सरकार के बड़े आलोचक हैं। पैनलिस्ट एलेक्स मिशेल्सन ने कहा, एक यहूदी के रूप में कुछ लोग दूसरों से अधिक यहूदी दिखते हैं। जॉन ओसॉफ उतने यहूदी नहीं लगते जितने जो शापिरो। लेकिन यहूदी वाली बात पर
क्योंकि तो इसे समेटते हैं। हाँ, मैं कहने वाला था कि वो यहूदी हैं। वो शायद वो डेमोक्रेट हो सकते हैं जो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। वो यहूदी हैं, लेकिन इजरायली सरकार और बेंजामिन नेतन्याहू के कड़े आलोचक हैं। इस मुद्दे पर उनकी विश्वसनीयता है। तो ये संभव है कि मुझे लगता है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों छोरों के बीच की जगह को भर सकते हैं। स्कॉट वीनर से पूछिए कि उनके लिए कैसा है। एक यहूदी के तौर पर कुछ लोग दूसरों से ज्यादा यहूदी लगते हैं। जॉन ओसॉफ उतने यहूदी नहीं लगते जितने जोश शपीरो लगते हैं, चाहे इसका जो भी मतलब हो। यहाँ असल में हो क्या रहा है? वो इस आदमी से थोड़ा कम यहूदी है, शायद उसे लोकतांत्रिक तरीके से चुना जा सकता है। हेलो, हम किसी के राजनीति, उनके विचार या उनके मंच की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि उनकी नाक इतनी बड़ी है या छोटी है कि उन्हें यहूदी ना समझा जाए ताकि वे चुने जा सकें। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी और अल्पसंख्यक के बारे में ऐसा कहा जाए? क्या कोई कहेगा कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को कम मुस्लिम होना चाहिए या एक अश्वेत उम्मीदवार को कम अश्वेत होना चाहिए? क्या किसी ने कभी ये सुझाव देने की हिम्मत की है कि एलॉन अपना हिजाब हटा दें या तलीब अपनी फिलिस्तीनी विरासत को त्याग दें? इसके विपरीत ये डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य इजराइल को रंगभेद कहने और हमास के आतंक की स्पष्ट निंदा करने से बच निकलते हैं, फिर भी ये स्वीकार्य हैं। कोई गंभीर राजनीतिक विश्लेषक नहीं कहता कि मुसलमानों को चुनाव जीतने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छुपानी चाहिए, जबकि यहूदियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सही तरह के यहूदी साबित हों। विडंबना यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे लगभग 100 वर्षों से अल्पसंख्यक यहूदी समर्थन मिलता रहा है, 1968 से लगभग 71% यहूदी अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को वोट देते आए हैं। लेकिन अब किसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी में यहूदी होना एक बाधा बन गया है। अमेरिका की ये हालत एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। जो इतिहास जानता है कि यहूदियों के साथ शुरू हुई चीजें वहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका, तुम्हारा समाज तुम्हारी आंखों के सामने बिखर रहा है। स्वतंत्र समाज में समाधान ये नहीं कि यहूदी अपनी पहचान घटाएं। समाधान ये है कि उस यहूदी विरोधी भावना का सामना किया जाए जो शुरुआत में ही इस पागलपन का कारण बनती है। किसी भी अमेरिकी को कभी भी अपनी पहचान छुपाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, चाहे उनका धर्म, जाति या विश्वास कुछ भी हो, चाहे आपकी राजनीति जो भी हो। मैं आग्रह करती हूँ कि इसे चेतावनी समझें। अगर आप अमेरिका बचाना चाहते हैं तो नफरत खत्म करना जरूरी है। आपके पास बहुत काम है। एरिका, अब तुम मुसीबत में हो। हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ जो तुम तुर्की के बारे में कह रही हो, और ये मेरे लिए डरावना है क्योंकि मुझे ये सब नहीं पता था। क्या तुम्हें तुर्की के बारे में ये सब पता था? और इससे मुझे लगता है कि शायद तुर्की के लोग भी ये नहीं जानते। कोई बात नहीं। खैर, सच्चाई फैलाने के लिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी लोग जागेंगे। हाँ, मुझे भी उम्मीद है। बेलामी, तुम्हारा इस हफ्ते का सबसे घटिया इंसान कौन है? SABC यानी साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, क्योंकि इसी हफ्ते जब जीनोफोबिक हमले हो रहे थे तो किसी भी विदेशी नागरिक को 2 महीने की चेतावनी के साथ 30 जून तक देश छोड़ने के लिए कहा गया। अब जब मैं साउथ अफ्रीका में रहती थी, जिस साल मैं वहां से गई थी वो 2008 था, जब मैंने देखा कि जेनोफोबिक हमले इतने बढ़ गए थे कि डरावने हो गए थे, और ये मीडिया में कहीं भी नहीं था क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग अंदरूनी तौर पर भी नहीं हो रही थी। अब SABC ANC के स्वामित्व में है, जो कि ईरानी शासन का एक प्रॉक्सी है। तो जो कोई भी ये सब जोड़ना नहीं जानता, मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस समय इसे अल जजीरा की तरह ही चलाया जा रहा है। अब अन्य प्रकाशनों द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये जो मार्च इन नागरिकों द्वारा आयोजित किया गया था, जो मूल रूप से लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर मारने जा रहे थे। यहाँ तक कि वे लोग भी जो दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं लेकिन बाद में नागरिकता प्राप्त की थी, उन्हें भी कहा गया कि या तो वे यहाँ से चले जाएं या फिर ताबूत में जाएंगे। अगर आपके पास ऐसी धमकी है तो हमें देखना होगा कि इसमें इजराइल को कैसे दोषी ठहराया जाए, क्योंकि अब ये उसकी गलती है। तो मुझे इसमें जो गुस्सा आया वो था सबकी तरफ से चयनात्मक गुस्सा, और लोग कह रहे थे लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और मैंने कहा बिल्कुल, जब मैं या मेरे जैसे लोग बार बार कहते हैं कि आपको देखना सुनना चाहिए, आपको देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि ये बात हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, इजराइल को दोष दिया जा रहा है। हमें उस देश में हो रहे जेनोफोबिक हमलों से क्या लेना देना, जो पहले से ही हमसे नफरत करता है, हमें एक अपार्थेद राज्य कहता है। लेकिन वही लोग, वे खुशी खुशी रेड कारपेट पर खड़े होकर हर दूसरे विदेशी नागरिक से कह रहे हैं कि वे उनके देश को छोड़ दें क्योंकि वे वहां के नहीं हैं। ये पागलपन है।
ऐसा हुआ कि किसी ने मुझसे सच में कहा और वो संदेश भेजे, और हमेशा यहूदी लोग ही अपने मजदूरों की हिफाजत करते हैं। मजदूरों की, और क्योंकि वे परिवार जैसे होते हैं, उसका माली उसके घर में था। उसे घर में उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ी और अपनी नैनी को माँ के घर भेजना पड़ा क्योंकि वहां लौटना सुरक्षित नहीं था। एहतियातन एक बेटे को अपने पापा को मैसेज करना पड़ा जो उसके माली हैं, ये कहते हुए कि आप जहां भी हैं वहीं रुके रहें, मैं बस ये देख रही थी कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। उन्होंने अभी अभी 2 लोगों की हत्या कर दी है। SABC ने टाउनशिप में जाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि बाहर के लोग जो नहीं जानते वो किसी को जानने की जरूरत नहीं है। लोग सच में मारे गए थे। लोग मारे गए पर वे रिपोर्ट नहीं करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ वो वाकई शर्मनाक है। उसके संविधान के मुताबिक उसे दुनिया के सबसे अच्छे स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले और उसकी रक्षा करने वाले देशों में होना चाहिए था। और ये सब कम्युनिस्ट ANC ने जिस तरह से देश को बर्बाद कर दिया है वो सिर्फ पीड़ित होने और अधिकार जताने की मानसिकता में जड़े जमाए हुए है, दूसरों को दबाने में लगी है बजाय इसके कि कुछ रचनात्मक बनाया जाए। इसे देखना वाकई निराशाजनक है। दक्षिण अफ्रीका में कई संभावनाएं बर्बाद हो गई हैं। आप सही कह रही हैं। उनके इस्लामी गणराज्य के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, सिर्फ उस स्तर पर ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर भी। हम ये भी देखती हैं कि ईरान सेल ATN के साथ काम कर रहा है जो दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख MTN कंपनियों में से एक है। मुझे लगता है उनके पास ईरान की एक प्रमुख इंटरनेट कंपनी में लगभग 49% शेयर हैं जो सबसे लंबे समय तक बंद रही। MTN की तरफ से कोई जवाब या बयान नहीं आया। वे इसमें शामिल हैं और ईरान में हो रही घटनाओं में उनका भी हाथ है। ये बहुत निराशाजनक दृश्य है। अब इस हिस्से का समापन मैं इस हफ्ते के अपने सबसे घटिया इंसान के साथ करती हूँ। पिछले गुरुवार को हमने 7 अक्टूबर की हत्याकांड के 1000 दिन पूरे होने को मनाया। वास्तव में गाजा सीमा के पार से इजराइल के संप्रभु राज्य पर आक्रमण हुआ था और 251 लोगों का अपहरण, सिर्फ उसी दिन 1200 से अधिक लोगों का नरसंहार। ये यहूदियों के लिए बेहद भयानक दिन था जिसने यहूदी विरोधी भावना की ऐसी लहर शुरू की जिसका सामना हम आज भी कर रहे हैं, जो 1930 के दशक के हॉलोकॉस्ट के बाद अभूतपूर्व है। और मुझे लगता है कि आज हम बिल्कुल उसी स्थिति में हैं। और मुझे कहना होगा कि पहली बार पिछले गुरुवार को मैंने 7 अक्टूबर की कुछ फुटेज देखी जिसे मैं जानबूझकर देखने से बचती रही थी क्योंकि वो देखना बेहद मुश्किल और भावनात्मक रूप से थका देने वाला है, जबकि मैं वो सब पहले भी असल समय में देख चुका हूँ। मैंने इस पर खबरों में भी रिपोर्ट की थी। लेकिन ये कहने के बाद इस दिन के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो दरअसल वो फुटेज देखना नहीं था जो हम पहले ही देख चुके हैं। असल में यही प्रतिक्रिया हमने फिलिस्तीनी पक्ष और फ्री फिलिस्तीन आंदोलन से देखी थी, क्योंकि इस दिन का इस्तेमाल किया गया, यानी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के 1000 दिन पूरे होने पर यह दावा करने के लिए कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार शुरू हुए 1000 दिन हो गए हैं। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इजराइल ने 7 से 27 अक्टूबर तक कोई जवाब या जमीनी कार्रवाई नहीं की थी। गाजा में कुछ नहीं हुआ था। 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 4 अक्टूबर को गजा के अंदर बिल्कुल भी कोई इजरायली नहीं था, सिवाय उन लोगों के जिन्हें उस समय बंधक बनाकर रखा गया था, और उनमें से कुछ तो बड़ी अपहरण की घटना से पहले भी वहां थे। तो उस घटना को देखकर ये कहना कि ये फिलिस्तीनी नरसंहार की शुरुआत है, ना सिर्फ बेहद असंवेदनशील है बल्कि इतिहास को देखने के आपके तरीके में जानबूझकर की गई अज्ञानता भी दिखाता है। और ये वास्तव में इस बात को दर्शाता है कि कैसे पूरा आंदोलन यानी फ्री फिलिस्तीन डेथ कल्ट ऐतिहासिक घटनाओं की कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। यहूदियों के इतिहास की शुरुआत से ही उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वे यहाँ के नहीं बल्कि उपनिवेशवादी या यूरोपीय घुसपैठिए हैं, जबकि असलियत में अरब ही हैं जो यहाँ उपनिवेशवादी के रूप में आए थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कोई राज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से अलग बहस है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो यहूदी यहीं के हैं। आज जिन्हें हम अरब फिलिस्तीनी के रूप में जानते हैं वे यहाँ के नहीं हैं। अब ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और उस बात को स्वीकार करने और वहीं से बातचीत शुरू करने के बजाय हम बार बार इतिहास को दोबारा लिखा जाता हुआ देखते हैं, और ये भी कोई अलग बात नहीं है। वे आने वाले समय में हमेशा ये शिकायत करते रहेंगे कि फिलिस्तीनी नरसंहार 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, जबकि असलियत में ये यहूदी लोगों और यहूदी राज्य के खिलाफ नरसंहार का प्रयास था।
और मैं इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली बकवास से तंग आ चुकी हूँ, और मैं इस बात से भी तंग आ चुकी हूँ कि कोई इसे खुलकर गलत नहीं ठहराता। ये उन सभी के लिए बड़ा अपमान है जिन्होंने नरसंहार से बचकर जान बचाई, बंधक जो घर लौटे, और सैनिक जिन्होंने गाजा में हमास की जिहादी और मानवाधिकार उल्लंघन वाली रणनीतियों से लड़ा। ये अविश्वसनीय है, घाव पर नमक छिड़कना है। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। जो लोग दावा कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी नरसंहार पिछले गुरुवार से या 1000 दिन पहले शुरू हुआ, मैं तुम सबसे तंग आ चुकी हूँ। तुम ही इस हफ्ते के सबसे घटिया लोग हो। बेहद घटिया लोग हैं, भयानक। मैंने देखा और सोचा आज कुछ नहीं कह सकती, इससे निपट नहीं सकती, बहुत बेहुदा है। मैं एलिशा रॉबी की किताब फिर से पढ़ रही हूँ और वो मुझे और भी परेशान करती है, क्योंकि ये पढ़ना कि कोई क्या झेल रहा था और फिर भी अपने बंदी बनाने वालों को दयालु नजर से देख रहा था, उन्हें समझा रहा था और उनसे बात कर रहा था, बहुत विचलित कर देता है। आप अपनी सुंदर जगह सांता बारबरा से यही कहेंगी, क्योंकि आप जानती हैं लोगों को आज़ाद करना और उनका नरसंहार है। मैं लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। ये बहुत ही बेहुदा है। मेरा मतलब है, मुझे समझ नहीं आता कि आप 7 अक्टूबर की फुटेज कैसे देख सकती हैं, जब हजारों फिलिस्तीनी गाजा के लोग सड़कों पर थे, लोहे की छड़ों और डंडों के साथ हमारे बंधकों को पिकअप ट्रकों के पीछे पीट रहे थे। कौन इसे देख सकता है और कह सकता है हाँ वही पीड़ित हैं? क्या मतलब, ये तो समझ से बाहर है। ये तो सच का उल्टा है। ये एक उलटफेर है ट्रेस, वे ये जानते हैं, वे जानते हैं। मतलब ये इतना साफ है, फिर भी वे ऐसा करते रहते हैं। हाँ, ये पागलपन है, लेकिन हम हमेशा की तरह एक सकारात्मक नोट पर खत्म करना चाहते हैं। बेलामी, क्या तुम इस हफ्ते के अपने हीरो से शुरू करना चाहोगी? मेरे हीरोज कई हैं, पर मैं युवाल रफाएल पर ध्यान दूंगी, जिन्होंने पिछले साल यूरोविजन में इजराइल का प्रतिनिधित्व किया था। मैं मकाबिया खेलों में थी। मकाबिया खेलों के लिए इजराइल आए सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। माता पिता को देखते हुए पूरा स्टेडियम खुशी से भरा हुआ था। मकाबिया खेल क्या है? मकाबिया खेल, जिन्हें मैं हमारी ओलंपिक जैसा मानती हूँ, वहाँ मशाल सहित सब कुछ होता है। लेकिन दुनिया भर के इतने सारे देशों को अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए आते हुए देखना, ऐसे समय में मैं बहुत डरी थी कि युवाओं और बच्चों को यहूदी होने पर अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है, और उन्हें देखना अर्जेंटीना, ब्राजील, जिम्बाब्वे जैसे देश गर्व से अपने झंडे के साथ स्टेडियम में प्रवेश करते हुए, हर दिशा में देखकर चिल्लाते हुए और कहते हुए एम इज़राइल छाए, इससे मुझे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जब युवाल राफाएल ने राइज अप गाना गाया, उन्होंने एंड्रा डे का राइज अप गाया, और ये बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन क्लाइमैक्स और आतिशबाजी पर मैं रोने लगी। मुझे लगता है मैंने पब्लिक में 2 बार ही रोया है। मैंने रोना बंद करने का अलार्म लगाया, ये सब मैं प्राइवेट में करती हूँ, लेकिन मैं बस फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे इजराइल में बैठने पर बहुत गर्व महसूस हुआ उन लोगों के बीच जो अपनी इच्छा से इजराइल आए थे। उन्हें अपने यहूदी होने पर गर्व है, लेकिन ये सब इजराइल में करना जब बाकी दुनिया हमसे नफरत करती है। सच कहें तो ये सिर्फ नापसंद नहीं बल्कि नफरत है। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि उस स्टेडियम में कोई राजनीति या किसी और चीज की बात नहीं कर रहा था। वो मैं कहूंगी कि यहूदी खुशी का एक अलग ही स्तर था। वो वाकई अद्भुत था, और मैंने काफी समय बाद खुद को इतनी खुलकर गर्व महसूस करते हुए पाया। लेकिन सबको मुस्कुराते हुए देखना, और खासकर 7 अक्टूबर के बाद सबको एक पल के लिए स्थिरता महसूस करते देखना, वाकई में ये मैं कहूँगी कि ये थोड़ा मुश्किल रहा है। लेकिन ये वाकई बहुत अजीब समय रहा है, जब हर सुबह उठकर खुद से कहना पड़ता है, पता है क्या, हम अभी भी यहाँ हैं, हमें अभी भी आगे बढ़ते रहना है, हमें अभी भी आगे बढ़ना है। और उसने इतना प्रेरणादायक गाना गाया। इन शब्दों का मतलब बहुत गहरा है, खासकर हमने जो झेला और अब भी सामना कर रहे हैं। और पता है क्या, मुझे खेलों से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो बेसबॉल का मैच या ऐसा कुछ देखने जाना पसंद करूंगी। मुझे बताना, मैं वहां आ जाऊंगी, भले ही मुझे बिल्कुल भी समझ ना आए कि क्या हो रहा है। एक बार के लिए मैं ऐसी थी कि चलो मैं कोई खेल का मैच देखने जाऊंगी। आमीन, मैंने मान लिया। धन्यवाद, उनका बहुत धन्यवाद। मकाबी आयोजकों और उन देशों का भी धन्यवाद जिन्होंने डर कर रद्द नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि साउथ अफ्रीका को अपने प्रतिनिधि की भागीदारी रद्द करनी पड़ी थी। वहां सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन जो मुख्य प्रतिनिधि मंडल था, जो उनके लिए भी बहुत शक्तिशाली हो सकता था, उन्होंने एक वाकई शानदार और जादुई पल खो दिया। वाह,
वाह, ये सिर्फ आप ही नहीं, रफाइल भी असाधारण है। वो खुद नोवा सर्वाइवर है जो डेथ शेल्टर में मरे हुए लोगों के नीचे छुपकर बची थी। बहुत भयानक, बहुत डरावने दृश्य थे। मेरा मतलब है, मैंने उनसे एक बार इंटरव्यू लिया था और मेरे लिए एक इंटरव्यूअर के तौर पर वो बहुत मुश्किल था। मैं सोच रही थी वो इतनी शांत कैसे हैं अभी, लेकिन वो वाकई काबिले तारीफ हैं। वाह, उनकी ताकत, संयम और साहस, ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल। शोशाना, इस हफ्ते का आपका हीरो कौन है? ठीक है, मेरी बात थोड़ी कठिन होने वाली है महिलाओं, और इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने पास जो मंच है उसका इस्तेमाल इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। मेरे हीरो वे नाइजीरियाई लोग हैं जो अपनी ईसाई समुदायों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिन्हें मारा और कत्ल किया जा रहा है। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर मैं चाहती हूँ आप इसे मेरे साथ देखें। हमारे पास नाइजीरिया में इस समय जो हो रहा है उसकी थोड़ी सी फुटेज है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 15 उपासकों की वापसी है जिन्हें चर्च में नहीं मारा गया, उन्हें अगवा कर 67 दिन बंधक रखा गया। यातना, सामूहिक बलात्कार और भुखमरी की खबरें हैं। आज सुबह मैंने वीडियो देखा जिसमें महिलाएं वैन से खुद बाहर नहीं निकल पा रही थीं, और मुझे बहुत गहराई से महसूस होता है कि दुनिया में गजा नरसंहार को लेकर बहुत ज्यादा जुनून, गुस्सा और आक्रोश है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी युद्ध को हल्के में लेना चाहिए और किसी भी संघर्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी अफ्रीका में अश्वेत ईसाइयों के साथ ये सब हो रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ट्रंप का ध्यान पाने को बेताब हैं और इजराइल व ट्रंप से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें पहले इसे देख लेना चाहिए और फिर हम इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वहां जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना कितना मुश्किल है। जितनी मुश्किलें उन्हें पार करनी पड़ती हैं उसे देखते हुए, लेकिन ऑनलाइन कुछ लोग हैं जो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप उन्हें फॉलो करें। और जब वे आपसे कोई कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, जैसे अपने सांसद या सेनेटर को लिखना, तो जरूर करें। इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, जैसे कॉलिन कैंडिस, मेगन केली, टकर कार्लसन या एरिका कर्क, जिनके पास कहने को बहुत कुछ है पर इस विषय में कुछ नहीं। शायद एरिका कर्क कुछ कह सकती हैं, कुछ कह सकती हैं, कुछ कह सकती हैं, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ ऐसा देखती हूँ और मुझे लगता है कि दुनिया बहुत चुप है, और मुझे नहीं लगता ये सब नाइजीरिया में हर जगह हो रहा है। ईसाई चर्चों, गांवों पर हमले हो रहे हैं, पादरियों की हत्या और बच्चों को पैसे व जिहाद के लिए बंधक बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, माफ कीजिए, ये हीरो की कहानी दुखद है, लेकिन आप भी हीरो बन सकते हैं अगर नाइजीरिया के लोगों की मदद करें। अगर आप कभी जानना चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विफलता क्या थी, तो वो यही थी, और इसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, जब मैं बड़ी हो रही थी, ऐसे वीडियो पर उन्होंने संस्था की नींव रखी थी, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर वे चुप है। तुम सही कह रही हो, एक भी शब्द नहीं। तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं अफ्रीका के वीडियोस देखकर बड़ी हुई हूँ, और तुम जानती हो, सेव अ चाइल्ड या जो भी था। और तुम सही हो, मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, ये आपके लिए भी एक सवाल है, आप कहाँ हैं? ये बहुत भयावह है। नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार काफी समय से हो रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में कम सुनने को मिलता है, और ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं। मेरा मतलब है, हम खासकर मध्य पूर्व में ईसाइयों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न देख रहे हैं। सालों से कॉप्ट्स मिस्र के इस्लामवादियों के हाथों पीड़ित हो रहे हैं। हमने हाल ही में सीरिया में द्रूज समुदाय के साथ जो हो रहा है वो भी देखा है। साथ ही वहां सीरिया में कुछ ईसाई समुदायों के साथ भी ऐसा हो रहा है।
पिछले हफ्ते इस्लामी गणराज्य ने ईरान में ईसाइयों पर सख्ती की, तो सच में वहाँ एक युद्ध है, एक जिहादी युद्ध है जो सिर्फ यहूदियों पर ही नहीं है। यहूदी सिर्फ पहली पंक्ति में हैं, लेकिन निशाने पर पूरी पश्चिमी सभ्यता है, जिसमें खास तौर पर ईसाई धर्म शामिल है। और ये देखना बहुत बहुत दुखद है कि ना सिर्फ ये हो रहा है, बल्कि दुनिया को इसकी परवाह भी नहीं है। नहीं, वे बहुत व्यस्त हैं एक यहूदी राज्य के साथ। हाँ बिल्कुल। खैर, ये एक महत्वपूर्ण नायक है, भले ही देखना और सोचना मुश्किल हो, लेकिन हमें करना चाहिए। टुल्कू, इस हफ्ते तुम्हारा हीरो कौन? मेरा हीरो इस हफ्ते जोसेफ ऑन है, जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं। जैसा कि आप जानती हैं, इस हफ्ते एमनेस्टी, आप उनका नाम कैसे कहती हैं? एमनेस्टी, हाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल और 5 अन्य एनजीओ ने इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौते की निंदा की। इस मानवाधिकार संगठन ने शांति समझौते की निंदा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी निंदा की। हाँ, मैंने कल सीरीज पढ़ी थी। सीरीज। और वे दावा करते हैं कि क्या वे सचमुच हिजबुल्लाह के समर्थक हैं। ये उनकी वेबसाइट पर है और उन्होंने सचमुच इसे हाईलाइट करते हुए लिखा है कि ये युद्ध अपराधों के पीड़ितों के साथ विश्वासघात है। हाँ, मैंने इसे कल रात देखा जब मैं अपने हीरो को ढूंढ रही थी, और फिर मैंने ये देखा और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर गई थी और सच में ये देखकर मैं हैरान रह गई। हाँ, तो जाहिर है ये मानवाधिकार संगठन शांति नहीं चाहता। वे चाहते हैं कि हिजबुल्लाह लेबनान पर कब्जा कर ले, और ये मेरे लिए अविश्वसनीय है, क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरा सपना था कि मैं उन मानवाधिकार संगठनों में से किसी एक में काम करूं। मैं छोटी थी और बेवकूफ़ थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प है कि वे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं कि ईरान कैसे शामिल हो रहा है, लेबनान और लेबनानी लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। और जो मैं देखती हूँ वो ये है कि हिजबुल्लाह ने लेबनानी लोगों और उसकी संप्रभुता को बंधक बना लिया है। जैसे, और बस मुझे समझ नहीं आता कि वे अब भी इतनी धृष्टता के साथ कैसे कह सकते हैं कि यह विश्वासघात है। युद्ध अपराधों के शिकार लोगों के साथ विश्वासघात है। और लेकिन जोसेफ ऑन खड़े हुए और वे बहुत दृढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर हाँ, उन्होंने उस समझौते का बचाव किया, और मुझे लगता है कि वे मेरे हीरो हैं, क्योंकि आखिरकार कोई तो लेबनानी लोगों और संप्रभुता का बचाव कर रहा है और कोई चुप नहीं है, डर नहीं रहा है। हमने ये भी देखा कि हिजबुल्लाह लेबनान की सड़कों पर था और वे जैसे उठ खड़े हो रहे थे, फिर भी वो एक कदम भी पीछे नहीं हटते। वो अब भी समझौते के पीछे मजबूती से खड़े हैं, और मैं आशा करती हूँ कि जल्द ही लेबनान और इजराइल के बीच शांति देख सकूं। हम सब यही चाहते हैं। अच्छा है। हाँ, मैं खुश हूँ कि जोसेफ आयून अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए वो मेरे हीरो हैं। बहुत अच्छा, ये एक बहुत अच्छे हीरोज हैं। मुझे लगता है कि वो पहले भी कुछ बार हमारे हीरोज रह चुके हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है वो बहुत ही दृढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसा ही बना रहेगा। पहले भी लेबनान के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार भी हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। अंत में इस हफ्ते मेरी हीरो है नई मिस इजराइल डैनियल याब्लोंस्का, जो मेरी अच्छी दोस्त हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि पिछले साल वो पहली रनर अप या दूसरी रनर अप थी। पहली रनर अप मतलब दूसरा स्थान। हाँ, तो वो पहले से ही इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सिर्फ उसी रूप में नहीं बल्कि कई सालों से वो एक लंबे समय से एक्टिविस्ट रही हैं, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है। यहूदी समुदाय का गर्व से प्रतिनिधित्व किया है, इजराइल देश का गर्व से प्रतिनिधित्व किया है जब से वो यहाँ आई हैं। उन्होंने इजराइल आकर बसना चुना था। मैं इस हफ्ते बहुत खुश हुई कि उन्हें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। वो शानदार काम करेंगी। बिल्कुल, वो खूबसूरत ही नहीं बल्कि अद्भुत इंसान, बेहद प्रतिभाशाली हैं और सभी को प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने यहूदी और इजराइल समर्थक समुदाय को एकजुट करने में बेहतरीन काम किया है। तो बधाई हो कोल हकावुद। हमें गर्व है कि आप हमारी प्रतिनिधि हैं। हमें विश्वास है कि आप इजराइल और वैश्विक यहूदी समुदाय का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करेंगी। ये सुनकर मैं बेहद खुश हूँ कि डैनियल याब्लोंस्का नई 2026 मिस इजराइल बनी। वो मेरी इस हफ्ते की हीरो हैं और बहुत शानदार हैं। हमें उन्हें कभी यहाँ होस्ट बना के बुलाना चाहिए।
इसी के साथ इस हफ्ते का समापन करते हैं। इस हफ्ते हमारा खास दूर से जुड़कर किया गया एपिसोड होगा, जिसमें फ्लर हसन नाहूम शामिल होंगी, जो अभी अमेरिका में हैं। उस एपिसोड के लिए इस हफ्ते जुड़े रहें। तब तक JNS TV देखने के लिए धन्यवाद।